નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું લોકમંચમાં અને લોકમંચમાં વાત કરીશું ભારત અને પાકિસ્તાનની, કારણ કે ભારત અને પાકિસ્તાન યુદ્ધની અણી પર છે. પહેલગામ હુમલા બાદ ભારત અને પાકિસ્તાનના સંબંધોમાં તણાવ આવ્યો છે અને તણાવ આવ્યા બાદ બંને દેશો વચ્ચે ક્યાંક જે સંયમ જાળવવાની અપીલ પણ કરવામાં આવી રહી છે. પરંતુ ખાસ વાત કરીએ તો પાકિસ્તાન સેનાએ આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પર ઘણી બધી એવી ચોકીઓ છે એ પણ ખાલી કરી દીધી છે. પાકિસ્તાનના જે ધ્વજ છે ચોકીઓ પરથી હટાવી લીધા છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પણ ત્રણેય સેનાના જે વડાઓ છે એમની સાથે મિટિંગ કરી છે. રાજનાથસિંહ સાથે મિટિંગ કરી, અમિત શાહ સાથે મિટિંગ કરી, ગૃહમંત્રી, અને એ સાથે જ જે સંઘ સુપ્રીમો મોહન ભાગવત પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા હતા અને ત્યાં પણ એક બેઠક કરી હતી. ખાસ તો ભારત તરફથી તાત્કાલિક કાર્યવાહી થઈ શકે છે આવો ડર પાકિસ્તાનને છે, કારણ કે પાકિસ્તાનના સંરક્ષણ મંત્રી જે છે એમણે આ ડર બતાવ્યો છે કે ભારત ગમે ત્યારે ગમે તે કરી શકે છે. અને બીજું કે જો યુદ્ધ થાય તો ભારત અને પાકિસ્તાનની સપોર્ટમાં કયા કયા દેશ આવી શકે છે. પ્રધાનમંત્રી નિવાસ સ્થાને CCSની જે બેઠક મળી, એટલે કે કેબિનેટ કમિટી ઓન સિક્યુરિટીની બેઠક મળી. આ બેઠક બીજી વખત મળી છે, કારણ કે પહેલગામ પર જ્યારે હુમલો થયો 22 એપ્રિલે, ત્યારે બીજા દિવસે 23 એપ્રિલે પણ આ બેઠક મળી હતી અને ત્યારબાદ આ બેઠક મળી છે. PM તરફથી જે સેનાને ફ્રી હેન્ડ આપવામાં આવ્યું છે અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સેનાની ક્ષમતા પર કહ્યું છે કે મને પૂરો ભરોસો છે અને સમય અને પદ્ધતિ નક્કી કરવાની સ્વતંત્રતા સેનાને છે, આવા આદેશ આપ્યા છે. ત્યારે સવાલ એ થાય કે શું ભારત અને પાકિસ્તાન યુદ્ધ ભણી આગળ વધી રહ્યા છે? શું ભારત અને પાકિસ્તાન સામે હવે ભારત ત્વરિત કોઈ કાર્યવાહી કરશે ને કરશે તો ક્યારે કરશે? અને પરમાણુ યુદ્ધની શક્યતા, જો યુદ્ધ થાય તો પરમાણુ યુદ્ધની શક્યતા કેટલી? આ મુદ્દે ચર્ચા કરવી છે. મારી સાથે જોડાયા છે कर्नल विनोद फलनीकर, मारी साथे जुड़ाया है. कर्नल साहब, स्वागत है आपका लोकमंच में. थैंक यू. अरे साथ ही उमर गाजी, लेखक विश्लेषक, अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. उमर जी, आपका भी स्वागत है लोकमंच में. नमस्कार, धन्यवाद. यस कर्नल साहब, क्या कहेंगे? लड़ाई लड़नी है तो एक दिन में लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती. इतने सारे दिन हो गए. 22 अप्रैल को हमला हुआ था हमारे नागरिकों पर. अब जो कुछ प्रोसीजर होती है सर जी, बैटल प्रोसीजर होती है, कुछ बैटल इंडिकेशन होता है, बैटल क्लियर भी होना चाहिए. क्या क्या होता है, ये सब प्रोसीजर क्या होती है सर? बहुत बहुत धन्यवाद. एज अ फौजी मैंने जो देखा 1971 वॉर या कारगिल वॉर में, ये नॉर्मली जो प्रोसीजर स्टार्ट होते, जैसे अभी आपने सीरीज ऑफ मीटिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से. अगर हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो सीरीज कैबिनेट मीटिंग है. उसके बाद अभी इसके बाद एक कल और होने वाली है, दैट इज ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर होगा. उसके बाद फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे होगा, कैबिनेट कमेटी ऑन फाइनेंशियल एस्पेक्ट. तो ये सब इसका क्या बोलते हैं आप लोग यार, सब इकट्ठा करके कि अपना पास અત્યારે कितना पैसा अपने पास है, कितना देर तक हम लड़ाई लड़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, WWR એટલે वॉर वेस्ट रिजर्व. और हमको ये बताया जाता है कि अपने पास 15 दिन का है, 10 दिन का है वॉर वेस्ट रिजर्व. मतलब 15 दिन तक तुम्हारा एम्यूनिशन चलेगा, तुम्हारे स्पेयर पार्ट चलेंगे, 3 महीने के लिए तुम्हारे पास राशन होना चाहिए. ये हर एक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में अपना अपना रूल्स बनाया होता है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ द प्रीवियस वॉर. अगर आप डेजर्ट में है तो ज्यादा है, माउंटेन में है तो ज्यादा है, आप कहाँ पे हो, तो ये एक्सपीरियंस से इसकी एक SOP बन जाती है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर. एंड अकॉर्डिंगली लॉजिस्टिक्स वाला हो या एम्यूनिशन वाले हो या जो गन्स प्रिपरेशन जो भी है या जो तैयारी वाली है, इसको करना पड़ता है, इसको मेंटेन करना पड़ता है. नंबर 1. नंबर 2, बैटल इनोकुलेशन जिसको हम बोलते हैं. जैसे भी कोई बच्चे नए आते हैं, हम ट्रेनिंग में जाते हैं, हमको थोड़ी एकदम लड़ाई मालूम पड़ती है, तो हमको बैटल इनोकुलेशन में भेजते हैं लोग. इसका मतलब हमारे ऊपर से गोलियां फायर करती है, हमारे ऊपर से 1 फीट या 1.5 फीट ऊपर से, हम उसके नीचे से जाते हैं. अच्छा. हमको ट्रेनिंग में बताता है कि हाथ खड़ा मत करना. इट इज अ फील्ड ऑफ वॉर. जब गोली चलती है, आजू बाजू बम भी गिरते हैं, छोटे मोटे ग्रेनेड, ये सब प्लान होता है. तो इट इज जस्ट टू गिव फील कि यार मैं गुजर चुका हूँ उसमें. दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ अवर ट्रेनिंग. पहले हमको पूरा ट्रेनिंग कराता है, मैंने आपको कल ही बताया. हमारे फौज का प्रिंसिपल ये है, मोर यू स्वेट इन पीस लेस यू ब्लीड इन द वॉर. मोर यू स्वेट इन द पीस लेस यू ब्लीड इन द वॉर. इसका मतलब जितना ट्रेनिंग आप हिंदुस्तान के फौज, आपको पता है, इट इज द टफेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड. लेट मी टेल, टफेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड. क्योंकि जो हम 10-12 किलोमीटर एट द एज ऑफ 80 भी मेरे को लगता है यार, 5-6 किलोमीटर तो मैं आराम से दौड़ के आ जाऊँ.
तो वो जो हमको ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स जो इन्होंने अचीव किए हुए हैं, तो हम पहले कर चुके हैं। नंबर 2 तो बात का अपना अपना होता है, सेक्टर होता है, हर एक का अपना अपना सेक्टर होता है। उस सेक्टर के मुताबिक आपको आपके इलाके में जा करके ट्रेनिंग करके सो दैट यू गेट द फील ऑफ द सेम। हम्म। तो फील फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पंजाब में हूं, मैं तो मेरे को पंजाब में पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी ये आप क्या अप्रैल में महाजन में गर्मी इतनी होती है, 45 डिग्री जाता है यार, पेशाब करते हैं तो खून निकलता है। तो उस वक्त ये सब ट्रेनिंग, उसके लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर, यू कांट से क्या कल लड़ाई हो गई और मैंने खबर नो, आई वाज नॉट नोइंग, सॉरी। सेम थिंग इन हाई एल्टीट्यूड, द रेशियो। अपने प्लेन्स के अंदर 1:3 में लड़ाई में जाकर एक प्लेटून है तो हम 3 प्लेटून लड़ाई लड़ेंगे। और वही आपने कारगिल में देखा है, अगर दुश्मन की एक प्लेटून ऊपर है तो हमको 10 प्लेटून से लड़ाई कर भेजने, एक प्लेटून में 30 आदमी होते हैं, क्योंकि वो ऊपर से आपको ठोक रहा है और आप जा रहे हो 8,000 फुट, 9,000 फुट, 10,000 फुट, तो वो ट्रेनिंग अलग होता है। तो ये प्रोसेस एक, हम ऑलवेज 24 आवर्स, और उसके साथ हमारा एनुअल कैंप होता है, उसमें बाहर के लोग हमको चेक करने भी आते हैं, वो सर्टिफाई करते हैं यू आर फिट फॉर वॉर, यू आर फिट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सब होता है, आपके व्हीकल्स, गाड़ियां सब चेक होती है। अब ये बिल्कुल। प्रोसेस तो ऑलरेडी चलता रहता है, इट इज द कॉमन प्रोसेस एनी आर्मी एयरफोर्स में। अब रही बात की अभी वहां क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखे हैं ऑलरेडी हमारा प्रैक्टिस फायरिंग शुरू हो गया है। हम्म। अब हो गया, अब एलओसी हमारी एक्टिवेट हो गई। आपने देखा अभी कल सुबह से मैं देख रहा हूँ, आज सुबह से देख रहा हूँ, एलओसी एक्टिवेट हो गई। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे अगर बीएसएफ आगे है तो वहां एक्चुअल आर्मी जाएगी, बीएसएफ भी सेकंड लाइन में आती है, कहीं जगह उनको रखेंगे, ऐसी बात नहीं, बीएसएफ इज ऑल्सो वेरी गुड। तो इज पुलिस, सीआरपीएफ सब गुड है, दे आर ऑल फिजिकली वेल फिट। हिंदुस्तान के फौज बोलता हूँ तो ये सब शामिल है भाई, ये सब शामिल है। अब इनको फिर ऑलरेडी एक टास्क मिला होता है कि यू लुक आफ्टर दिस, यू लुक आफ्टर नर्मदा ब्रिज, यू लुक आफ्टर दिस वन। तो ये सब होता है, हर एक अपने अपने इलाके में पहुंच जाता है, वो पहुंच गए, शायद पहुंच गए होंगे। इसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन। 6 घंटे के नोटिस, 8 घंटे के नोटिस, 24 आवर्स के नोटिस, एक दिन के, तो ये नोटिस तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी पहुंच चुका हो। जी। तो ये यानी सब फिर यानी जगह हम पहुंच जाते हैं, तो दैट इज नोन एज प्रिपरेशन फॉर द वॉर। के लिए हम अपनी जगह पहुंच जाते हैं, देन वी कैरी आउट आवर सर्वे ऑफ टारगेट्स। हम टारगेट को पता होता है, इट्स नॉट दैट वी आर गोइंग फर्स्ट टाइम। हम हर 2 महीने 3 महीने के बाद हमारे एरिया में पेट्रोलिंग करते हैं, पता होता है दुश्मन अभी क्या बंकर कर रहा है, हमारा क्या पोजीशन है, हम कैसे करना चाहिए। तो जी। ये दिस इज व्हाट इज ऑलरेडी स्टार्टेड, दिस आर द उन्होंने बैटल प्रोसीजर्स ऑलरेडी स्टार्ट। इंडिकेशन में जैसे आपने देखा प्राइम मिनिस्टर अपना राग धर्म कर रहा है, तो आप लोगों ने क्या, तो इसने अपने वेरियस कमेटी की, नो ही हैज टू गिव पॉलिटिकल विल, जो ये ही हैज टू गिव द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर व्हिच ही हैज यस्टरडे ही हैज ऑलरेडी गिवन। पे तो आप लोग, हाँ हाँ जी सर। अब उमर जी, जिस तरफ कर्नल साहब ने बताया कि पूरी तैयारियां हो चुकी है, हालांकि मतलब बात है कि सरकार, सेना वो तो अपना काम कर ही रहा है गाजी साहब, पर युद्ध बोलते हैं कि सरहद पर नहीं लड़ा जाता है, माइंड गेम होती है, डिप्लोमेटिक गेम होती है। कितना मुश्किल होता है युद्ध, मतलब आगे और कौन सी सिचुएशन आप फिलहाल देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जिन लोगों ने भारत के नागरिकों ने, बेगुनाह मासूम लोगों की जिनकी जान गई इस हमले में। तो आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि हम उनके परिवार वालों को भी आश्वासन देते हैं कि इस मुश्किल समय में पूरा देश उनके साथ खड़ा है उनके दुख में, और हमको भी गुस्सा है उतना ही। और हम अब जिस तरह की कार्रवाई जो भी सरकार करना चाहती है, जो भी आर्मी करना चाहती है, कर्नल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने बताया जैसे, तो हम उनके उनके पीछे खड़े हुए हैं, हम जो देश के नागरिक हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि एक लड़ाई लड़ी जाती है, वो लड़ी जाती है माइंड गेम की, वो लड़ाई लड़ी जाती है स्ट्रैटेजी की। अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो नैरेटिव कश्मीर को लेकर बना हुआ है पिछले 25-30 साल से तकरीबन, वो ये है कि कश्मीर के अंदर एक सेपरेटिस्ट एलिमेंट है, वहां पर एक सेपरेटिस्ट सोच है, और भारत की पकड़ जो है वो कश्मीर पर मजबूत नहीं है। वो पाकिस्तान का एजेंडा बना हुआ है पिछले 25-30 साल से। लेकिन अब अफसोस की बात यह है पाकिस्तान के लिए कि वो एजेंडा जो है वो कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि कश्मीरी जो लोग हैं उनको समझ में आ रहा है कि भाई सेपरेटिज्म के अंदर कुछ नहीं रखा है, हमारा जो भविष्य है वो भारत की एक समृद्ध भारत है, उसके साथ ही हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है। तो अब पिछले 4-5-6 साल में हमने देखा कि मिलिटेंसी भी कम हुई, 370 हमने हटाया। आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है मिलिटेंसी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन हम
वहां पर सिनेमा हॉल खुल गए हैं, वहां पर शॉपिंग मॉल्स खुल गए हैं, वहां पर लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा है। लोग जिंदगी की जो खुशियां होती हैं कि भाई आप घूमने जाएं, तो वो सब चीजें आपको जैसे कहते हैं हसल एंड बसल ऑफ लाइफ, वो आपको देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान ये बात नहीं सहन कर सकता, वो ये बात को नहीं एक्सेप्ट कर सकता। तो उसके लिए वो क्या करता है, वो इस तरह के अटैक्स प्लान करता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये मैसेज जाए कि कश्मीर इज नॉट सेफ। कश्मीर क्योंकि टूरिज्म पर बेस्ड है, यहाँ से टूरिस्ट जब जाते हैं तो कश्मीरी जो है वो टूरिज्म और लोकल कश्मीरी जो है वो समृद्ध होता है, खुशहाल होता है। और पाकिस्तान को चीज बर्दाश्त नहीं है। तो इसके जो टाइमिंग है आप अगर गौर करें, तो अगर मेरी जानकारी सही है तो उन उन लोगों में एक फॉरेन टूरिस्ट भी था, हम जहां तक हमें पता चला है। तो जी। वो खास तौर पे कैलकुलेट करके उसको किया गया कि ना सिर्फ नेशनल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में ये मैसेज जाए दैट हाँ। कश्मीर इज नॉट सेफ एंड इंडिया इज नॉट सेफ। पर गाजी और साहब वहां इसका पर जवाब अब क्या होना चाहिए, और जिस तरह से आप तैयारियां देख रहे हैं दोनों ओर से, हम्म, क्या हम्म, है कि युद्ध कब हो सकता है, कितना टाइम लग सकता है, कहां पर पहुंचे? हम जहां पर हम देख रहे हैं कि भाई जैसे आपने अभी शुरू में बोला कि प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की आर्मी चीफ्स के साथ, उसमें हमारे आरएसएस के संचालक भी थे, और काफी अजीत डोवल साहब भी थे, एनएससी चीफ। सो जाहिर सी बात है कुछ बड़ा प्लान सरकार कर रही है, एंड उस पर बहुत ज्यादा डिस्कस करना मेरे ख्याल से वो भी नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। क्योंकि जो भी होना है मेरे ख्याल से वो एकदम स्पॉन्टेनियस होना है, अचानक होना है कि सामने वाले को संभलने का मौका ना मिले। हम्म। और लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इस पे एक ठोस कार्रवाई इस तरीके से होनी चाहिए कि वो एक एग्जाम्पल बने पाकिस्तान के लिए कि ये इतना आसान नहीं है कि आप जब चाहें आप लोकल्स को वहां रेडिकलाइज करें, एम्यूनिशन को बॉर्डर से क्रॉस कराएं, और डजन्स ऑफ मतलब दर्जनों लोग, बेगुनाह लोगों की आप जान लें। तो दैट दिस कैन नॉट गो ऑन, एंड दिस कैन नॉट बी अ वन वे स्ट्रीट। और एक और बात मैं इसमें ऐड करूंगा कि ये बात कहना कि कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान और इंडिया की इक्वल गलती है और वो दोनों लड़ रहे हैं कश्मीर के ऊपर, ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है, ये पाकिस्तान का नैरेटिव है। अगर हाँ। कोई ये कह रहा है कि इक्वल गलती है, इक्वल गलती बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक ही गलती है कि पाकिस्तान इज द अग्रेसर एंड इंडिया इज द विक्टिम फॉर लास्ट 30-40 years एंड एवर सिंस द पार्टीशन। पाकिस्तान हैज बीन वन साइडेड अग्रेसर ऑन इंडियन सॉइल। यहां से कितने लोगों ने जाके पाकिस्तान में बम धमाके किए, वो आप मुझे बताइए। बिल्कुल। तो ये जी। जी कर्नल साहब, सवाल ये है कि जो टेररिस्ट हमला हुआ, वो टेररिस्ट कहाँ से आए थे, कहाँ गए, कौन थे, कुछ पता ही नहीं है। अब मान लो कि हमला करने की बात है, अटैक करने की बात है, तो कोई प्रोबेबली स्पॉट तो होना चाहिए ना, कहाँ पे हमला करेंगे, कैसे करेंगे, कब करेंगे? ट्रेनिंग सेंटर है, लॉन्च पे टारगेट हो सकता है, क्या हो सकता है सर? सर ऐसा है, ऑल दिस इंफॉर्मेशन हम लोग कोलैबोरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पगडंडी है, हम्म। और पगडंडी हमारे पास एयर फोटोग्राफ होते हैं, आजकल तो ड्रोन से भी आ गए। जी। तो विद इन मालूम पड़ता है कि यार इतनी पगडंडी यहाँ क्यों जा रही, दैट मीन देयर इज कोई वस्ती है वहां पे। अब उस इलाके में वस्ती किसकी हो सकती है? हम्म। मिलिटेंट्स की हो सकती है, फौजी की कैंप हो सकता है। तो ये सब आइडेंटिफाई हो जाता है बाय वर्च्यू ऑफ योर नॉलेज ऑफ वॉर, बाय नॉलेज ऑफ योर टैक्टिक्स। ऑल दिस इंफॉर्मेशन हम अपडेट करते रहते हैं। उसको बोलते हैं हम हमारे फौज में इंटेलिजेंस रिपोर्ट, इंट रिपोर्ट। हम ये करते हैं। व्हेन आई वाज यंग कैप्टन आई टू जो भी इंफॉर्मेशन आती थी उसको रख देता। फिर वन डे तो माय सीनियर ब्रिगेडियर विल आस्क मी, बेटा व्हाट इज द न्यूज ऑफ ये इस सेक्टर, सर ये सेक्टर में ये नया नया चीज हो गया है, ये आया, इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऊपर से आया। हम लोग तो वेरी लोअर फॉर्मेशन में थे, तो हमको तो अपडेट करना पड़ता है। हमको हाँ। बॉर्डर से भी आती है, ऊपर से भी आती है इन्फॉर्मेशन, और सैटेलाइट से भी आती है। तो ये कोलैबोरेट करना पड़ेगा, और तभी मालूम आपको पड़ेगा कि हाफिज सईद किधर है, किधर है ये मसूद अजहर, किधर है, इनका रावलपिंडी में क्या क्या है। वो ये सब तभी मालूम पड़ता है, हम अपडेट करते हैं। वंस द बलून गोस द थिंग्स विल। कल आपने देखा है एज इट इज, उन्होंने बोला है कि उन्होंने कई आतंकवादी जो कैंप उनको शिफ्ट कर दी। उनको पता है हाउ दिस इन्फॉर्मेशन पाक व्हेन हमने बालाकोट किया था। तो ये मिलता है। मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, दो चीज अगर मैं आपको बताऊं, द डिफरेंस ऑफ पॉलिटिकल विल, करेज एंड गट्स। हम्म। जो 26/11 में हुआ था, जब एयर चीफ गया हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास, मनमोहन जी के पास, कि दिस इज व्हाट इज देयर, आई आइडेंटिफाइड दे आर पाकिस्तानी। जाऊं हो क्या हो, तो नहीं नहीं नहीं, द माइनॉरिटी विल फील बैड अबाउट दिस, ऐसा ऐसा। तो
ये सब चीजें है, वॉर ऑल्सो। इंदिरा गांधी वांटेड को इमीडिएटली तक ये थोड़ी जो तेरे बाप ने गलती की तू मत गलती करना, उसने हम्म, क्लियरली बताया। I will, you want to me, I guarantee you, I will lose the battle if I am not obeying your order, but I am going in, but I will lose the battle. He said, no, sit down. फिर निकल, I am a delegate the responsibility with authority. ये अभी एक प्राइम मिनिस्टर ने किया हुआ है, टाइम लिया, लोगों को बताया जो चीजें आपको चाहिए। ही हैज बीन गोइंग नंबर ऑफ ट्रिप्स, जो डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने हमारे बॉर्डर पे मारी हुई है, ऑल लीडर्स ऑल्सो डाउन अप टू अंडमान निकोबार तक। सर इट शोज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द। पर कर्नल साहब हमारे पास सेना की ताकत है, थिंक टैंक है, सचिव है, मान लो सलाहकार है, फिर विपक्ष का भी सपोर्ट है, तो फिर किस बात की देरी है? ये सवाल सबके मन में उठ रहा है। क्यों हम लोग राह देख रहे हैं? कहाँ पे बात अटकी है सर, कर्नल साहब? सर बच्चा भी 9 महीने के बाद भी पैदा होता है, याद रखो। आप कुछ भी कर लो, सुहाग रात बनाओ, कुछ भी, बच्चा भी 9 महीने के बाद ही पैदा होता है या 8 महीने के बाद पैदा है। तो दैट टाइम लाइक इज देयर, द रोड्स कंस्ट्रक्शन, कुछ रह गया होगा, कुछ फाइनल चीजें रहे, डंपिंग ऑफ एम्युनिशन, देन कैरिंग आउट द फाइनल सर्वे, एंड देन यू गोइंग फॉर अ डाटा, इंटेलिजेंस डाटा, वेयर यू वेरीफाई कि हाँ जो इंफॉर्मेशन मेरे को आई हुई है। सर उधर वहां 30 बंदे हैं, क्या करूं मैं? फॉर एग्जाम्पल 71 वॉर में शाम को 4:30 बजे मुझे मैसेज मिला एक ऑफिसर की तरफ से कि सर मैं 35 लोगों को देख रहा हूँ इस पोस्ट के अंदर। आई इन्फॉर्म टू माय कमांडिंग ऑफिसर, ही इन्फॉर्म टू द हिज बॉस, इस यार वो एक्सरसाइज करके आया, वो साला उल्टा हो गया, रात को हमारे पे हमला कर दिया 29-40 लोगों ने। तो सडनली यू फाइंड इस पोस्ट के ऊपर 30 लोग 40 लोग आते हैं। कि ये सब सीक्रेट प्लान होता है। और हमने अवेयर थे, हमको तो यार 71 वॉर में 13 दिन की लड़ाई में मेरी बटालियन को 2 बैटलियनों में मिले वीरता पुरस्कार मेरे रजित रेजिमेंट को। तो दैट मींस वी वर, भाई हमको ये पूरे इतिहास में आज तक किसी भी रेजिमेंट को 2 बैटलियन और 13 दिन की लड़ाई में नहीं मिला हुआ है। ये राष्ट्रपति तरफ से वीरता को, दैट मींस वी वर अलर्ट। उनके 67 डेड बॉडी थी। सो इफ वी आर अलर्ट एंड नाउ बिकॉज ऑफ ये जो पाकिस्तान, सर जी पाकिस्तान तो भिखारी है, नादार है, ये सब बातें आ रही है, उसके पास पूरे मतलब डिफेंस मीडिया की बातें सर, ये मीडिया की बातें, फालतू बातें, जो भी जिसको करना है करो। एज अ सोल्जर आई कैन टेल यू दे आर आल्सो सोल्जर, यू आर आल्सो सोल्जर। वन शुड बी वेट एंड वॉच, होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट बट बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। एंड एज इट इज, हमारे अभी तक जितने भी चीफ हुए आपने सुना है, द स्पिरिट इज स्ट्रॉन्ग, द बॉडी इज वीक। ये पहले था, आज की तारीख में नहीं कोई बोल सकता। बॉडी वीक मतलब क्या? कारगिल में ऐसा बोला अटल बिहारी वाजपेयी, नाराज हो गए जनरल मलिक के ऊपर, वीके सिंह साहब ने बोला भाई स्पिरिट इज स्ट्रॉन्ग, એટલે वी कंसिडर अवर कंट्री भारत माता, ठीक है, नेशन फर्स्ट, પછી रिलीजन, પછી બધું काम। तो ये सब जो नेशन फर्स्ट में आता है, वी हैव बीन टोल्ड, वी हैव बीन बोल्ड, हमको तैयारी ऐसे करते हैं कि भारत माता की जाए या रेजिमेंट की इज्जत मेरी जाए। अरे यू विल बी शॉक्ड, एक हमारा कमांडिंग ऑफिसर है, इज अ मुस्लिम जेंटलमैन, इज अ मुस्लिम जेंटलमैन। और जो मैं तवांग में गया, आई डोंट नो हिम, बट मेरे जो बॉडीगार्ड थे मुझे बोले कि साहब हमारे पुराने सीओ साहब आ रहे हैं। आई फाउंड हिम, ही इज अ मुस्लिम क्या, ही इज कमांडिंग अ मराठा बटालियन। सर पीतांबर पहन करके गणपति की पूजा करता है और रहने वाला बेलगाम का। तो क्यों नहीं? तो हमारा धर्म क्या है? हमारा ये रेजिमेंट की इज्जत, मेरी इज्जत, जो मेरा जवान का धर्म वो मेरा, तो ये हमको अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू फाइट, वी आर गोइंग टू डाई। और बिल्कुल यही बात मैं भाई से गाजी साहब से पूछना चाहूंगा कि जिस तरह जो इंटरनल पॉलिटिक्स की बात, पॉलिटिक्स विल की भी बात की कर्नल साहब ने, क्या लगता है कि जो मुनीर ने जो बयान दिया था, पाकिस्तान चीफ आर्मी ने, कि टू नेशन की थियरी की बात की, और दूसरा कि जो टेररिस्ट थे उनका भी कुछ मकसद था, तो जो मकसद था मतलब कि जो रिलीजन बेस्ड प्रॉब्लम क्रिएट करना है भारत में, क्या गाजी साहब कितने सक्सेस हुए? लगता है कि रिलीजन बेस्ड प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, सक्सेस हुए, या उनका टारगेट यही था? देखिए, टू नेशन थ्योरी को डिफेंड करना पाकिस्तान की मजबूरी है, क्योंकि उस तरीके से वो अपना एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करते हैं। वो उनके एग्जिस्टेंस का बेसिस है। उन्होंने इस सभ्यता, इस हमारी जो सिविलाइजेशन है, इंडिक सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे अपने आप को काट कर एक अलग से एक उन्होंने मुल्क बनाया, जिसकी ना अपनी कोई हिस्ट्री है, ना उसका अपना कोई फाउंडेशन है। तो उनको अपने आप को कन्विंस करने के लिए बार बार ये बोलना पड़ता है कि हम हिंदुओं से अलग हैं। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है कि वो सिर्फ जब उन्होंने ये स्पीच दी
इस हमले से 4 दिन पहले उन्होंने ये बयान दिया। एक बहुत ही कम्युनल, बहुत ही भड़काऊ उन्होंने बयान दिया। तो उन्होंने सिर्फ अपने देश के मुसलमानों को नहीं, एक इनडायरेक्टली उन्होंने एक मैसेज दिया इंडिया के मुस्लिम्स को भी कि तुम लोग हिंदुओं से अलग हो। और उनको पता था कि 4 दिन बाद वो ये हमला प्लान करने वाले हैं, उसके बाद रिएक्शन होगा हिंदुस्तान में और कम्युनल टेंशंस जो हैं वो डेवलप होंगी। दिस वाज वन ऑफ द वेरी सिनिस्टर प्लान्स बाय आसिम मुनीर। लेकिन एक भारतीय मुसलमान होने की हैसियत से मैं आसिम मुनीर को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ और जितने भी ये पाकिस्तानी आर्मी के जो लोग हैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि वो प्लान आपका सक्सेसफुल नहीं हो सकता। उसका एक रीजन है, क्योंकि इंडिया का जो मुसलमान है वो अपनी संस्कृति से कटा हुआ नहीं है। जिस तरह आपने अपने आप को उस संस्कृति से, उस सभ्यता से पूरी तरह काट दिया, वो हिंदुस्तान का मुसलमान कटा हुआ नहीं है। और जिस तरह से रिएक्शन आया, जिस तरह से लोगों ने कंडेम किया, जाहिर सी बात है मुस्लिम समाज में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो डिनाई करते हैं चीजों को। बहुत से ऐसे भी आपको मिलेंगे सोशल मीडिया पे, बहुत आपत्तिजनक जी, कर्नल कुछ गाजी साहब, पॉलिटिशियन हैं। कर्नल साहब को भी थोड़ी जल्दी है, पर मेरा आखिरी सवाल गाजी साहब यह है कि क्या हमला होने में कितनी देर हो सकती है और क्या लगता है कि कब रिजल्ट मिलेगा, ये जो देशवासी जो राह देख रहे हैं? देखिए, हमला कब होगा मैं वो तो आर्मी मैं बता ये सकती है। बताना चाहता हूँ, हम्म, नेवर बी इन हरी। मोमेंट जी यू आर इन हरी, यू आर गोइंग टू क्रिएट अ मिस्टेक। यस यस, सामने वाला भी प्रोफेशनल सोल्जर है, तुम भी अब ऐसा समझ के जाना है। नहीं, बिल्कुल। जब बॉक्सिंग में हमको जब बॉक्सिंग सिखाते हैं, कहते हैं नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। उस हम्म, बार्गेन में मैंने मेरे यंग जवान को मरवा दिया, तो शायद दैट इज नॉट अ करेक्ट प्रैक्टिस ना। तो हम हमारा टाइम लेंगे, चाहे 1 दिन लगे, 10 दिन लगे, बट एम वाज दैट आज डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आपको क्लियर कट रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, विच वाज नॉट देयर अर्लियर। आधी आधी थी, बंद कर रहे जाते थे। आप जा रहे हो शिमला करार में, ओके यू आर सर। नॉट जी, टेकिंग आर्मी। गाजी साहब, गाजी साहब, जी अभी जी बहुत जी फर्क है, जस्ट वेट एंड मैं वॉच। गाजी मैं उसमें एक चीज, मैं इसमें बिल्कुल एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जैसा जी, कर्नल ने कहा कि कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, वो आप हमारे सेना ही बता सकती है और हमारी सरकार ही बता सकती है। लेकिन एक चीज, एक कि कार्रवाई सिर्फ मिलिट्री नहीं होती, कार्रवाई कल्चरल भी होती है, डिप्लोमेटिक भी होती है, स्ट्रेटेजिक भी होती है। तो हमने जो कार्रवाई की है वो भी अपने आप में ठोस है। जो अमन की आशा गैंग है जो ये कहता है कि नहीं, हमें स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी चलती रहनी चाहिए और मूवीज स्टार्स का लेन देन होता रहना चाहिए और जंग तो चलती रहती है, वो हमने बंद किया। हमने कहा नहीं, उनकी मूवी रिलीज नहीं होगी, फवाद खान की कोई मूवी रिलीज नहीं होगी, और उसका मैं भी नहीं हम कहता हूँ। समर्थन करते हैं। जी और जी उसका भी सर, हम बिल्कुल समर्थन करते हैं। ગાજી સાહેબ, બિલકુલ જે પ્રમાણે વાત થઈ છે કે જે કર્નલ સાહેબે જે પ્રમાણે વાત કરી કે સિરીઝ ઓફ એક મીટિંગ થતી હોય છે, કેટલીક તાકાત છે આપણી પાસે, કેટલા દિવસ રાશન, પાણી, શસ્ત્રો, આ બધું એક આખું એક એસઓપી બનતી હોય છે, એની રીતે યુદ્ધ થતું હોય છે અને પ્રેક્ટિસ ફાયરિંગ શરૂ થઈ ગયું છે એમનું કેવું છે। બાળક પણ 9 મહિના બાદ જન્મે છે, તો આમાં પણ સમય બહુ સ્પષ્ટ વાત એમણે કરી છે અને દુશ્મનને અંડર એસ્ટિમેટ ન કરવો જોઈએ। સાથે જ ગાજી સાહેબે જે વાત કરી કે દેશ આખો આર્મીની સાથે છે અને તેમણે કહ્યું કે કાશ્મીરીઓને ભારતીયો પર ભરોસો છે, પાકિસ્તાનીઓ પર ભરોસો નથી, એમના અનુભવથી। અને જે પ્રમાણે રાઇટર છે, લેખક છે, એના પરથી એમણે પણ આ વાત કરી છે અને 370 ની કલમ હટાવી ત્યારબાદ જે મોલ્સ બન્યા છે, સિનેમા એટલે કે થિયેટરો બની છે, શોપિંગ મોલ્સ બન્યા છે, પાકિસ્તાન આ શાંતિ, પાકિસ્તાન આ કાશ્મીરનો વિકાસ સહન નથી કરી શકતી, ગાજી સાહેબ કહે છે। અને અચાનક થશે, કદાચ પાકિસ્તાનને મોકો પણ ન મળે એવી પરિસ્થિતિનું પણ નિર્માણ થાય, પણ આખરે એમણે કહ્યું છે કે ટુ નેશનની જે થિયરી છે એ પાકિસ્તાનની મજબૂરી છે કે આ ટુ નેશનની થિયરીનું ગાણું એને ગાવું પડે છે। પણ કાર્યવાહી માત્ર સેનાની જ ન હોય, કલ્ચરલ હોય, ડિપ્લોમેટિક કાર્યવાહી હોય અને ઘણી બધી બાબતોનો વિચાર કરીને યુદ્ધ કરવાનું થાય છે। એટલે આપણે વિચારીએ કે ભારત પાકિસ્તાન પર તૂટી પડે અથવા યુદ્ધ કરે, પણ એના માટેની આખી એક પ્રોસિજર હોય છે, એ પ્રોસિજરમાંથી પસાર થયા બાદ યુદ્ધનો અંજામ આપવાનો હોય છે। ચર્ચાનું સમાપન કરીએ છીએ। કર્નલ વિનોદ ફર્લિકર અને ઓમર ગાઝી બંને જોડાયા, ખૂબ ખૂબ આભાર। થેન્ક યુ વેરી મચ। થેન્ક યુ ગાઝી સાહેબ। થેન્ક યુ। ઓકે સર। તો દર્શક મિત્રો, લોકમંચ કાર્યક્રમમાં આ હતી આજની ચર્ચા કે ભારત અને પાકિસ્તાનનું યુદ્ધ શું અણી પર છે। ફરી મળીશું એક નવી ચર્ચા સાથે। જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ। નમસ્કાર।